नमस्कार, TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की। और देखिए, राजस्थान में आज दो खबरों की सबसे ज़्यादा चर्चा है। पहली खबर तो है नरेश मीणा से जुड़ी, क्योंकि जिस SDM अमित चौधरी को उन्होंने थप्पड़ जड़ा था, उन SDM की परेशानियां बढ़ गई है और वो लगातार अब मुश्किलों में फंसते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी खबर है रोद की BAP को लेकर, क्योंकि मई महीने में सबसे ज़्यादा चर्चा रोद की BAP की चल रही थी, लेकिन उसको लेकर अब उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो दोनों खबरों पर बात करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी से, लेकिन खबर की शुरुआत करते हैं नरेश मीणा वाले SDM थप्पड़ कांड से, और उसके बाद कैसे SDM अमित की अब लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है और अब वो किस नए मामले में फंस गए हैं या वो क्या पूरा मामला है, ये जानेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी से। अम्बेश जी, सबसे पहले तो किस मामले में जो नरेश मीणा से थप्पड़ खाने वाले SDM अमित है वो किस मामले में फंसे हैं, और किन 6 उनके साथ साथ कई और कर्मचारियों पर भी और तहसीलदार पर भी FIR तक दर्ज की गई है, तो वो क्या पूरा मामला है, और इसके अलावा भी क्या कोई और ऐसे मामले हैं जिनमें उनका नाम आता रहा है, क्योंकि उनको लेकर लगातार उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि ये कोई पहला मामला नहीं है SDM अमित का जिसमें उनका पहली बार नाम आया, और इससे पहले भी पटवारी को लेकर भी, और अब जो ये मामला सामने आया है तो ये भी पुराना मामला है जिसको लेकर अब उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो क्या है ये पूरा मामला? ये तकरीबन 8 महीने पहले मालपुरा में एक बिल्डिंग थी जिससे एक पारिक जी नाम थे, उनका नाम मुझे बेहतर तरीके से मैं बता पाऊंगा। पारिक थे, ठीक है, राकेश पारिक के दुकान पे कहें या फिर वहाँ से वो प्रेस चलाते थे। उस प्रेस कार्यालय को SDM अमित कुमार और उनके साथ 5 अन्य सहयोगी जो अधिकारी थे, उन्होंने कोर्ट के नोटिस के आधार पर वहाँ पे बुलडोजर चलवा दिया, जबकि कोर्ट ने एक और नोटिस जारी किया था जिसमें उस पर स्टे लगा दिया था, मतलब रोक लगा दी थी। उसके बावजूद भी SDM साहब ने खुद खड़े होकर उन पर बुलडोजर चलवा दिया। अब इसके बाद राकेश पारिक जी ने फिर वापस कोर्ट गए कि भाई आपने रोका था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चलवा दिया। तो अब इस मामले में फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। जब रोका गया था तो फिर तो कोर्ट की अवमानना की, क्योंकि इन्होंने उस पर दरअसल स्टे लग गया था, उसके बाद भी ऐसा किया गया। तो अपने यहाँ स्टोरी लगाई है आपने, वो हमारे दर्शक जाके देख सकते हैं। उसमें राकेश पारिक का वो दर्द भी है, जब जिस वक्त ये बुलडोजर चलाया गया था उन्होंने बाकायदा अपनी पीड़ा को बयान किया था। देखिए, SDM अमित कुमार चौधरी लगातार सवालों के घेरे में है जी। चाहे वो नरेश मीणा का थप्पड़ कांड रहा हो, उसके बाद भी कई घटनाएं हुई और उससे पहले भी कई घटनाएं हुई। हाँ, उनको तूल मिल गया, वो सुर्खियों में आ गए नरेश मीणा के थप्पड़ कांड से, और उसकी सज़ा भी नरेश मीणा को मिली। वो 8 महीने जेल नरेश मीणा को काटनी पड़ी। फिलहाल वो जमानत पे बाहर भी आए, लेकिन फिर उनको जेल जाना पड़ा, वो बात अलग है जी। लेकिन देखिए, उस दरमियान जो नरेश मीणा वाला केस था, जो थप्पड़ कांड था, उसमें भी जो STSC आयोग है दिल्ली से, जब उसने जांच करी, जो केंद्रीय जांच है, तो उसमें भी उसने माना कि भाई SDM जो अमित कुमार हैं उन्होंने गलत किया। तो देखिए, लेकिन फिर वही बात है कि भाई ठीक है, लाख SDM अमित कुमार ने गलत किया था, लेकिन नरेश मीणा के लिहाज से गलत पॉइंट ये हो गया जो उन्होंने थप्पड़ मारा। खैर, नरेश मीणा भी उस बात को मानते हैं कि मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन कई बार होता है जब चीज़ें आपकी आंखों के सामने गलत हो रही हों तो कई बार आवेश आ जाता है, आदमी को हाथ उठा देता है। खैर, तो अब SDM अमित कुमार साहब के खिलाफ जो FIR दर्ज हो गई है। अब इनसे पहले भी इनके खैर बहुत से कारनामे रहे हैं हिंडोली, बूंदी में, और इनको APO भी किया जा चुका है, ठीक है। और सबसे बढ़िया, तभी कुछ दिनों पहले इनका एक मोबाइल में धमकाने का वीडियो भी आया था। वो भी हम लोगों ने पटवारी को धमकाया था, वो भी चैनल हम लोगों ने अपने चैनल पर चलाया था। तो देख, कुल मिला के ये है कि अब देखिए, सबसे बड़ी बात, जो आज केस भी दर्ज हुआ तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ी कि भाई नरेश मीणा के थप्पड़ कांड से, कि भाई SDM साहब वही हैं। यानी SDM साहब की पहचान कितने कारनामे हैं, लेकिन उनकी पहचान वो एक नरेश मीणा के थप्पड़ कांड से ही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके ये कांड खुल रहे हैं, या उन पर जो कार्रवाइयाँ, अब किस पे क्या कार्रवाई होगी, फिलहाल तो कोर्ट का आदेश है कि जब स्टे था तो उन्होंने क्या, अब कोर्ट तय करेगा। लेकिन हाँ, इससे जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, जो नरेश मीणा को गलत ठहरा रहे थे, जो लोग
कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हाँ भाई नरेश मीणा कहीं ना कहीं जो है सच थे, हो जाता है। देखिए अब गलती तो नरेश मीणा ने भी मान ली है कि भाई उन्होंने आवेश में आके ऐसा किया, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि कई बार जब चीज़ें आपकी आंखों के सामने ज़्यादा गलत हो रही हैं तो फिर आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वो आपकी एक फिल्म है ना मिर्ज़ापुर, उसमें बोलते हैं कि हम आपका प्रोटोकॉल फॉलो करते कि एक्शन लेते। तो कई बार होता है कि भाई ठीक है, आदमी कानून जब चीज़ें आपके आंखों के सामने बहुत ज़्यादा गलत हो रही हो तो फिर आदमी भूल जाता है कुछ देर के लिए नियम कानून। ठीक है, वो नरेश मीणा उसकी सज़ा खैर 8 महीने काट चुके हैं, केस अभी चल रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में। क्योंकि ये मामला नरेश मीणा से भी जुड़ा है, नरेश मीणा का नाम भी, क्योंकि जब एसडीएम अमित चौधरी का नाम आया तो शुरुआत आपने भी कहा कि हमें नरेश मीणा से ही करनी पड़ी। तो नरेश मीणा को लेकर एक अपडेट ये आ रहा है कि एक न्यूज़ चैनल किरोड़ीलाल मीणा से बात कर रहा था, उन्होंने नरेश मीणा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा से सवाल पूछा तो किरोड़ीलाल मीणा ने उनको जवाब दिया कि जेल में है, दोबारा फिर से हिंसक वारदात कर डाली तो उनको भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री जी पर और भरोसा कायम रहे। तो इस बयान से तो ये लग रहा है कि इन्होंने भी नरेश मीणा के सर से अपना हाथ हटा लिया है। इसके अलावा इससे पहले हमने भी इंटरव्यू किया था, इसमें प्रहलाद गुंजल ने भी इस तरह का बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं अब जो किरोड़ीलाल मीणा का भी बयान सामने आया तो ये नरेश मीणा की भी तो परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी भी जेल लंबी होने वाली है। नरेश मीणा पे वही बात करते हैं। देखिए राजनीति में सब लोग अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। नरेश मीणा क्या वाकई सियासी रोटी सेक रहे हैं या वो शिकार हो रहे हैं जी, ये समझना होगा। क्योंकि वो अभी उनका राजनीति में कोई उन्होंने एक मील साबित नहीं हुआ है उनका। वो भी इस लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो उन्होंने छबड़ा की लड़ी हो, चाहे वो अब टोंक मालपुरा की लड़ी हो, देवली उनियारा की लड़ी हो जी, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि भाई सर के ऊपर बर्फ़ और मुंह में चीनी लेके सियासत करनी चाहिए। ठीक है, और वो उन्होंने नरेश मीणा के उपलब्ध। और अभी जब नरेश मीणा जेल से निकले थे और जब यात्रा निकाले थे तब भी सचिन पायलट से पूछा गया कि आप सलाह क्या देना चाहेंगे, तब भी सचिन पायलट ने यही कहा था कि थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। युवा है, उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हो जाते हैं। अपने एक भविष्य त्यागी अपने सहयोगी, उन्होंने जब उनका 1-to-1 किया था तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मुझे जो एग्रेशन है वो अपने पिताजी से मिला हुआ है, थोड़ा सा माता जी से भी शांत स्वभाव मिला है, लेकिन वो पिताजी वाला एग्रेशन जो है वो मेरे अंदर ज़्यादा है, होता है। अब जो किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि भाई वो झालावाड़ में उन्होंने वारदात कर डाली, ठीक है, हिंसक वारदात कर डाली। हिंसक वारदात क्या करी है? न्याय की मांग तो के लिए बैठे थे ना। जिस परिवार के 7 लोग मर गए, आप तो वहां देखने भी नहीं गए। कांग्रेस की जब सरकार थी इसी प्रदेश में, तब आप गली गली घूम रहे थे, तब आप पहाड़ पे चढ़ के झंडा फहरा रहे थे। सवाल ये है नहीं जी, अगर उन्होंने नरेश मीणा के लिए ये कहा कि वो हिंसक वारदात है इसलिए वो जेल गए, उन्होंने दोबारा हिंसा करी, तब इसलिए जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने हिंसा करी, यही उनका कहने का वक्तव्य था ना। तो ऐसे तो आपने कितने हिंसक वारदातें करी पिछली सरकार में। सवाल नरेश मीणा को लेकर अम्बेश जी है कि कोर्ट ने जो उन्हें जमानत दी वो सशर्त जमानत दी है, बिना किसी शर्त के नहीं दी, और वो शर्त यही थी कि आप इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे, राजकीय काम में बाधा में आप बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। अब वही चीज है, देखिए गिरफ्तार हिरासत में तो दोनों को लिया गया था, नरेश मीणा को भी लिया गया था, निर्मल चौधरी को भी लिया गया था। मैं आपको निर्मल चौधरी से कहा गया कि आप जयपुर की तरफ जाइए और इधर अभी मत आइए, तो वो चले गए और वो बाद में आए। देखिए वो भी एक तरीका था। इसीलिए अपने बयान की शुरुआत करी, सियासी रोटी सेकना या शिकार होना। जी, सियासी रोटी कौन सेक रहे हैं? जो जा रहे हैं वहां जाके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं और उसके घर में जाके चद्दर तान के एसी में अपने सो रहे हैं। जी, क्या हुआ उन 7 बच्चों का? उन 7 बच्चों के परिवार तो मर गए, उनको आपने टायर जला के उनका अंतिम संस्कार किया। ये सरकार की नैतिकता थी, ये वहाँ के प्रशासन की नैतिकता थी कि आप टायर जलाकर, बच्चों के शव नहीं जले थे, गिरी लकड़ियाँ थी तो आपने टायर जला के वहाँ अंतिम संस्कार किया। मतलब आप क्या हेलीकॉप्टर से एक नेता दूसरी जगह भाषण देने चला जाता है? चुनावी रैलियों में आप देखते होंगे किस तरह उड़ते हैं। क्या उन बच्चों के लिए सूखी लकड़ियाँ दूसरे जिले से नहीं आ सकती थी? ये प्रशासन की नैतिकता है। तो ठीक है, वहाँ पे लोग गए, सियासत करने पहुँचे, ट्वीट डाल दिया, उसके बाद अपना एसी में कंबल तान के सो गए। ठीक है, शायद नरेश मीणा वो नहीं करना चाहते। नरेश मीणा अलग तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, वो उनके इंसाफ के लिए बैठे हुए थे। ठीक है, आपने उन्हें जेल में कर दिया। तो अब कोई लाख सवाल उठाए, मैं यहाँ पे नरेश मीणा को ना वहाँ पे गलत मानता था। ठीक है, उन्होंने अपनी गलती मानी, मैं भी मानता हूँ कि किसी अधिकारी को नहीं मारना चाहिए, होता है। लेकिन कई बार चीज़ें आपके आंखों के सामने ऐसी हो जाती हैं कि आदमी को मजबूर होना पड़ता है।
ठीक है, अब आप उसमें धारा लगा लीजिए। वहीं पे जब बात ये हो रही है कि उस अस्पताल में नरेश मीणा राजसी में बाधा पहुंचा रहे थे और जो वहां सड़क बन रही थी, मतलब एक तरफ तो बच्चे के 100 निकल रहे थे, बच्चे वहां घायल अवस्था में पहुंच रहे थे और वहां पे सड़कें बन रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मंत्रियों और मुख्यमंत्री किसी का कार्यक्रम होना था। मुख्यमंत्री तो खैर आज महीना भर भी हो गए, नहीं गए वहां पे, ठीक है। वो राजकीय कार्य में बाधा नहीं हो रही थी, वो बच्चों के आने जाने में या बच्चों के परिजनों के आने जाने में व्यवधान नहीं पड़ रहा था कि सड़क डामर डाला जा रहा था, रोड चल रहा था, सड़क बनाई जा रही थी, वो राजकीय कार्य में बाधा नहीं थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सियासी नेताओं की अपनी रोटी सेकने का एक जरिया था कि हाँ भाई वहां पे जाए ना। खैर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तो वहां गए भी नहीं अस्पताल में देखने के लिए। तो नरेश मीणा पे ठीक है, आप एलिगेशन लाख लगा लीजिए, लेकिन होता है कई बार जब आदमी के सामने बहुत ज्यादा चीजें गलत होती हैं तो ताक पर रखनी पड़ती हैं बहुत सारी चीजें, आप इंतजार नहीं कर सकते। एसडीएम को 20 साल पहले कंवरलाल मीणा ने बंदूक दिखाई थी, 2004 में एसडीएम पे बंदूक तानी थी। अब जाके उनको जो है सजा हुई है 3 साल की, अब जाके वो विधायक बने, 2023 में वो विधायक बन गए और सजा अब हुई है, तब जाके उनकी विधायकी गई है। ये कानून व्यवस्था है, ठीक है, ठीक है, मैं कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़े करता, लेकिन उस 20 साल में एसडीएम साहब कहाँ चले गए होंगे और कितने मजे में रहे कंवरलाल मीणा। आखिर कोर्ट ने माना ना कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उस गलत करने के बावजूद वो विधायक बने ना, ऐसो आराम उन्होंने उठाया ना। अब उनकी विधायकी गई है, तो ठीक है, हर किसी का अपना समय होता है। नरेश मीणा का भी वक्त आएगा, वो अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो सियासत नहीं अपनी चमका रहे हैं। तो चलिए खैर, नरेश मीणा को लेकर क्या आगे क्या देखने को मिलेगा और जेल से कब बाहर आएंगे, ये भी हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। लेकिन अब बढ़ते अपनी दूसरी खबर की ओर, जो है बीएपी से जुड़ी, जो कि मैंने अभी आपको शुरुआत में भी बताया। तो देखिए, जो बीएपी के विधायक है, रोहतक के विधायक आप भी ये भी कहा जा सकता है, बागीदोरा से विधायक है, महेंद्रजीत मालवीय की सीट थी जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद बीएपी उपचुनाव में बीएपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और ये जयकृष्ण पटेल वहां से जीत गए। जीतने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी साल के मई महीने में खबर आई एक रिश्वत के मामले को लेकर कि इन्होंने, जयकृष्ण पटेल ने विधानसभा में सवाल उठाया, जिसके एवज में इन्होंने कई 3 करोड़ की शायद जो घूसखोरी की बातचीत की गई हो। और जब इनके पास अधिकारी पहुंचे तो उसके बाद 20 लाख रुपए लेके इनका जो सहायक थे वो वहाँ से भागते हुए आए और वो बाद में एक पैसों का थैला मिल भी गया था। तो ये सारी हमने खबरें आपको लगातार दिखाई, लेकिन उसको लेकर अब बड़ा अपडेट आया है कि उनको ज़मानत दे दी गई है। उनको भी सशर्त ज़मानत दी गई है कि वो राज्य से बाहर नहीं जा सकते बिना अनुमति लिए। तो उनको लेकर क्या अपडेट है अम्बेश जी, और राजकुमार रोहतक का उस पर क्या कहना है, उन्होंने भी उस पर पोस्ट किया है। हालांकि हमारे सहयोगी उदयपुर से राजेश डांगी, उन्होंने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी फिलहाल बातचीत नहीं हो पाई। तो होगी तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इनके ज़मानत मिलना सियासी मायनों में क्या है, और एक सवाल इसमें मुख्य यह है कि जब ये मामला हुआ था जयकृष्ण पटेल को लेकर, तब राजकुमार रोहतक के भी कई बयान सामने आए। तो उसमें जो मुख्य बयान था कि जांच कमेटी उन्होंने अपनी बनाई है, उसमें लेटर हेड पे भी जारी किया गया था पार्टी के, और जो पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था। लेकिन उस जांच का अब तक क्या हुआ, उनकी जांच में क्या सामने आया, और उन्होंने रुख की भी बात कही थी, उसके बाद ही हम रुख तय करेंगे, उस रुख का क्या हुआ। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का, किसी भी पार्टी का इतिहास से लंबा है। आप उठा के देख लीजिए, वो कोई भी जब कभी एमएलए, एमपी या किसी उस पर होता है तो फिर एक जांच कमेटी गठित की जाती है। तो वो जांच कमेटी फिर ठीक है, वो बहुत सारी आपने देखा था जब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर चला था 2022 में, जब आला कमान आया था मिलने के लिए, तो जांच हुई है ना, जांच में कौन दोषी हुआ, अशोक गहलोत जी ने जाके माफ़ी मांग ली, बात खत्म हो गई। तो ये सबका रहता है, ठीक है। अब वो राजकुमार राव जी उसका ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे कि भाई आपकी राष्ट्रीय पार्टी ने जब ऐसा किया था, भाई सब कुछ बाकायदा ऑन पेपर हुआ था, तो उस कमेटी की जाँच का क्या हुआ। खैर अभी तक तो जांच उनकी चल ही रही है इंटरनल। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि उनको जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं जी। तो अब ठीक है, बीएपी का एक धड़ा जश्न मना रहा है, बहुत खुश है कि भाई जमानत मिल गई है, जो आरोप गलत साबित हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये आरोप गलत नहीं साबित हुआ। अभी कोर्ट ने आपको जमानत दी है, आप 3 महीने जेल में थे, तो एसी, और अभी आपको एसीबी कोर्ट से जमानत मिली है और आपको सशर्त जमानत दी गई है कि ठीक है भाई आप जाइए, लेकिन आप कहीं बाहर जाने से पहले आपको कोर्ट में अपने पूछना पड़ेगा। हाँ, अब थोड़ी सी, क्योंकि विधानसभा सत्र आने वाला है, तो अब विधानसभा सत्र में
जाएंगे ये बागीदौरा विधायक। अब वहाँ पर क्योंकि देखिए अब एक मांग ये भी उठी थी, डिमांड उठी थी जब कंवर लाल मीणा को विधायकी उनकी गई थी, तब ये हुआ था कि भाई अब जयकृष्ण पटेल का क्या होगा, क्योंकि इन पर रिश्वत का आरोप है, क्योंकि एसीबी ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, क्योंकि हाथों में शायद वो बता रहे थे कि कलर वलर भी लगाया था, तो वो नोटों का कलर उससे वो हुआ, तो बाकायदा रिश्वत के साथ पकड़ा। खैर अब वो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि जो जिस कंपनी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि भाई उन्होंने विधानसभा में सवाल हटाने के एवज में पैसे लिए मांगे, वो खुद बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं, उनके पिताजी बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं कंपनी जिन्हें, तो वो बीजेपी वर्सेस बीएपी वाला मामला चल रहा है। अब ये है कि अब देखिए इसमें पेंच ये भी है कि स्पीकर महोदय ने अपने एक बयान में कहा था कि भाई जयकृष्ण पटेल के मामले में कोर्ट में जो है वो विधानसभा में बात करेंगे, सभी मेंबर से, जो कमेटी के मेंबर हैं बातचीत करेंगे कि भाई इनके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि सजा का ऐलान हुआ नहीं। आप मैक्सिमम क्या होता है कि जब 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तभी आप विधायकी से हटा सकते हैं। अब इनका क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, अब उसमें क्या सज़ा होती है या बरी होते हैं, क्योंकि वो पेंडिंग मामला है, तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा उनके लिए, राजकुमार राउत के लिए कि भाई क्योंकि देखिए एलिगेशन तो लगा ही है, अब एलिगेशन से निकलना पहली प्राथमिकता, और दूसरी बात कि अभी विधानसभा सत्र 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा संभवतः, वहाँ पर क्या कुछ रुख रहता है स्पीकर का, कमेटी का, क्या उनको एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या वो सवाल जवाब कर पाते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि भाई अब उनको मौका मिलता है विधानसभा में एंट्री होने का, कि ये कह दिया जाएगा कि भाई नहीं अभी आप पे केस, जब तक केस चल रहा। वैसे ये राजस्थान की राजनीति, राजस्थान तो क्या देश की राजनीति का ऐसा इतिहास नहीं रहा, बहुत से ऐसे दागी मंत्री तक बने हैं, तो अभी तो उन पर खैर आरोप ही लगा है, तो ये विधानसभा वाला मामला भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उनके साथ। लेकिन क्या जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं? अब देखिए वैसे तो नियम कानून ऐसे नहीं कहते, क्योंकि जब तक केस चलता रहता है, अभी भी आप लोकसभा उठा के देख लीजिए, मेरे ख्याल से 100 से ऐसे ज़्यादा सांसद होंगे जिन पे गंभीर मामले हैं, ठीक है, दुष्कर्म, हत्या जैसे भी मामले हैं, ठीक है, लेकिन वो सब जा रहे हैं, लोकसभा में बैठ रहे हैं, जमानत पे बाहर हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो लिहाजा। और राजस्थान में भी किरोड़ी लाल मीणा जी पे कितने केसेस हैं, आपके और भी कई ऐसे, मदन दिलावर जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर देखिए कितने सारे केसेस हैं, ठीक है, तो अब केसेस चलते रहते हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं जमानत पे बाहर हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वही मैंने मदन दिलावर जी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, ठीक है, हादसा झालावाड़ जैसा हादसा हो जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, 7 बच्चे मर जाते हैं, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि पिछली सरकार की जिम्मेदारी है, भ्रष्टाचार पिछली सरकार ने किया है। अब उनसे कोई पूछे कि हर 5 साल में राजस्थान में सत्ता बदल जाती है, तो जिम्मेदारी किसकी है? करीब 45 साल से 40 साल से तो राजस्थान में झालावाड़ में सांसद बीजेपी के हैं, ठीक है, और 2 बार की सीएम झालावाड़ से, झालरा पाटन से मुख्यमंत्री जीत के मुख्यमंत्री बनी है, तो कि वो अपने शहर को नहीं सुधार पाई, तो ठीक है। अब वो जैसे अगर वो मदन दिलावर जैसे लोग मंत्री अभी भी बने हुए हैं, बाकायदा उनका आला कमान पे उनका विश्वास आला कमान को उन पे बना हुआ है, तो कुछ भी संभव है, ठीक है। तो अब ये भी संभव है, जैसे राजकुमार राउत का भाई आरोप है, बीएपी आरोप लगा रही है कि भाई उनको कमजोर करने के लिए, उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए जो है पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। तो अब बाकी कमेटी क्या तय करती है, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तो विधानसभा की कमेटी ही तय कर सकती है, हम लोग तो सिर्फ बिल्कुल बता सकते। अब बीएपी का आगे क्या स्टैंड होगा, जांच पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये सब आपको दिखाएंगे TV9 राजस्थान पर। लेकिन जैसा कि अभी अम्बेश जी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को लेकर, शिक्षा मंत्री कब तक शिक्षा मंत्री है, फिलहाल इसको लेकर भी सियासी गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि जल्द ही के मंत्री संगठन में आ सकते हैं, संगठन के लोग सरकार में जा सकते हैं। तो इसको लेकर बीजेपी में अंदर खाने कहीं ना कहीं हलचल तेज़ हो गई है, और उसी बयान से जोड़ते हुए शिक्षा मंत्री को भी लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी मंत्री को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा होती है तो वो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उनके बयानों को लेकर, उनके आदेशों को लेकर, और अब जो हादसा हुआ झालावाड़ में
और उसके बाद जो उन्होंने स्वागत कराया, उसके बाद जिस तरह के उनके बयान आए, जैसे कि एक बयान अभी अम्बेश जी भी बता रहे थे कि पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ दिया, जबकि पिछली सरकारों में उनकी भी संगठन की सरकारें रही है। तो क्या कुछ इन सभी मामलों में अपडेट होगा, वो सब आपको बताएंगे TV9 राजस्थान पर। बाकी राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।